हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारे आज नए टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने इन प्रीवियस लेक्चर कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का नियम सीखा, किसके लिए? गोलीय लेंस के लिए। ठीक है, किस तरह से निशानी को याद रखा जाता है। आइए आज हम लोग हमारे नए टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसकी तरफ देखने जा रहे हैं। टॉपिक कौन सा है? लेंस का सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि लेंस का सूत्र क्या है। जिस तरह से हमने दर्पण का सूत्र देखा था, उसी तरह से लेंस का सूत्र तथा आवर्धन। क्लियर? तो दोस्तों, लेंस का सूत्र और आवर्धन, लेंस का सूत्र क्या होता है डायरेक्ट उसे डिस्कस करते हैं। हमें प्रूफ तो करना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में डायरेक्ट हमें फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, पहले गुजरात बोर्ड में हमें फॉर्मूले को प्रूफ करना पड़ता था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बता चुका हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है लेंस का। ठीक है, किसका सूत्र है ये? लेंस का सूत्र है। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पर लेंस का सूत्र। समझ में आ गया दोस्तों? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, जहां पर v क्या है आप सभी को पता है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, u क्या है? वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। स्मॉल f क्या है दोस्तों? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। डन। तो ये फॉर्मूला यहां पर है, जिसका यूज हमें करना है जब हम लोग सवाल सीखेंगे तब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इससे अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है आवर्धन का। तो आवर्धन के बारे में हम लोग पहले भी सीख चुके हैं परिभाषा, इसलिए ज्यादा परिभाषा भी सीखेंगे नहीं, क्योंकि जो डेफिनेशन वहां पर हमने दर्पण के अंदर सीखी थी वही यहाँ पर है। डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आवर्धन के लिए? I/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ में v/u, ये फॉर्मूला किसका है? आवर्धन का। ठीक है, अब यहां पर I क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, सिंपल है। I क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। O क्या है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु यानी क्या? सिर्फ और सिर्फ बिंब की ऊंचाई। V और U तो आप जानते ही, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी। तो अगर आवर्धन ज्ञात करना हो तो किसका अनुपात? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं, अथवा तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन m कहा जाता है। किसका? लेंस का आवर्धन। समझ में आ गया दोस्तों? तो एकदम सिंपल, ये था लेंस का सूत्र तथा आवर्धन, जिससे अभी हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हम लोग हमारे इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक की तरफ आ गए हैं, और ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद चैप्टर समाप्त हमारा ये हो जाएगा। फिर हम लोग एक या दो सवालों की गणना करेंगे, साइन का यूज करेंगे और चैप्टर को पूरी तरह से यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारे अंतिम टॉपिक की तरफ, जो कि लेंस की क्षमता है, उसे देखते हैं। दोस्तों, हमारा अंतिम टॉपिक है लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ द लेंस। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता अर्थात क्या? परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो किसी भी लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है? तो यहां पर लिखते हैं, किसी भी लेंस की जो क्षमता है वह फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f के विलोम अनुपात में, विलोम अनुपात के बराबर होती है। के बराबर होती है, यानी फोकस दूरी के विलोम अनुपात को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या? विलोम अनुपात, यानी कि 1/में फोकस दूरी। तो देखिए दोस्तों, ये विलोम अनुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलोम अनुपात, यानी बट्टे में आ जाए तो फोकस दूरी के विलोम अनुपात को लेंस की क्षमता कहा जाता है। दोस्तों, लेंस की क्षमता यानी क्या? पावर। इसलिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। 1/, में फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? स्मॉल f। तो फॉर्मूला क्या बन गया? P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, P यानी क्या है? पावर, यानी लेंस की क्षमता। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? तो
तो लेंस की क्षमता का मात्रक यानी कि लेंस की क्षमता यानी क्या दोस्तों, P का जो मात्रक है वो क्या होता है, मात्रक जिसे कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल D से दर्शाते हैं। तो पावर का मात्रक क्या हो गया, डायोप्टर, जिसे कैपिटल D के द्वारा लिखा जाता है। फोकस दूरी हमेशा हमें किस में लेनी है, मीटर में। किसमें दोस्तों, मीटर यानी कि m में कंसीडर करनी है। फोकस दूरी, डिस्टेंस, किसी भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस, फोकस दूरी कितना लेना है हमें, मीटर में लेना है। मात्रक क्या होना चाहिए इसका, मीटर। समझ में आ गया दोस्तों, तो मीटर में लेंगे तो पावर हमें किसमें मिलेगा, डायोप्टर में। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये लेंस की क्षमता है, जहां पर P यानी क्या है, पावर यानी लेंस की क्षमता है, जिसका मात्रक डायोप्टर यानी कैपिटल D है। फोकस दूरी यानी कि F, स्मॉल f, और इसे हमें किसमें लेना है, मीटर में लेना है। क्लियर, फोकस दूरी के विलोमानुपात यानी लेंस की क्षमता। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हैं वो देख लेते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है, किसकी, दो लेंस है हमारे पास, उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो किस में आती है हमेशा, तो वो देख लेते हैं। उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा कैसी आती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक। क्लियर, इसी तरह से मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो दोस्तों अवतल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा कैसी आती है, ऋणात्मक। कैसी आती है दोस्तों, आ गया समझ में, एकदम सिंपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, ये क्षमता यानी क्या, P, और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किसमें आती है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम टॉपिक था हमारे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। थियोरेटिकल वाइज पूरा चैप्टर समाप्त, हमने हर चीजों को कवर किया है, एक भी चीज नहीं रह जाती है इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही बड़ा लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर बोर्ड में नंबर आपको साइंस में ज्यादा लाना है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन के मार्क्स पूछे जाते हैं। 3 नंबर में भी सवाल आता है, 4 नंबर में भी आता है इसमें से थियोरेटिकल वाइज। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से सीखना है। अगर कोई भी चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर, अब हम लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं जिसके लिए हमने कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के नियम को सीखा था। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा हुआ है, देखिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को ज्ञात करो। क्लियर, तो हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमें सवाल किसके लिए दिया गया है, दर्पण के लिए, और वो भी कैसा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमें दिमाग में सबसे पहले क्या क्या आ जाना चाहिए वो चीज आपको कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार याद होनी चाहिए। ब्रैकेट पूरा मैंने आपको जो लिखाया था, तो दर्पण में मैंने आपको वहां पर लिखाया था कि जो उत्तल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है वो किसमें ली जाती है, प्लस में। फोकस दूरी के सामने प्लस की साइन लगी थी दोस्तों, और बिंब की दूरी के सामने कैसी साइन लगी थी, माइनस की। तो बिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, बिंब की जो दूरी है उसके लिए हम लोग लिखते हैं u, और उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी किसमें ली जाती है, माइनस में। तो यहाँ पर ली जाएगी -10 सेंटीमीटर। आप समझ में आया दोस्तों। अगर आपको कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का ब्रैकेट याद नहीं होगा तो आप डायरेक्ट 10 ले लोगे, सवाल वहीं गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए। आपको जो मैंने ब्रैकेट शॉर्टकट याद करवाया था वो उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी है यानी बिंब की जो दूरी है वो नेगेटिव ली जाती है, इसलिए वैल्यू हो गई 10 से -10। क्लियर, फोकस दूरी प्लस में ही ली जाती है। फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f, जो कि है 15 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या मांगा क्या है हमसे कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर, प्रकृति कैसी होगी, अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी मिल जाए तो बनेगा कैसा वो हम बता सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण की बात है तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे जो हमें याद है। दर्पण का सूत्र क्या था दोस्तों, दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आया समझ में दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों 1/v, तो v हमें ज्ञात करना है। अब u की बात करें तो कैसी कीमत, -10, तो 1/10। ये देखिए ये u की वैल्यू मैंने माइनस में डायरेक्ट रख दी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 1/f की कीमत है 15। ये ऐसे का ऐसा रहने देता हूं दोस्तों, माइनस का 1/10 सामने जाएगा तो किसमें बदल जाएगा दोस्तों, प्लस का 1/10।
ये 1/v ऐसे का ऐसा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लसा ले लेंगे तो लसा कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 ले लो। जो दोनों के पाड़े में आता हो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, लसा। तो 15 के पाड़े में 30 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 का गुणा उसके अंश के साथ, यानी कि 2 गुणे 1, प्लस 10 के पाड़े में 30 कितनी बार आता है, 3 बार। तो 3 का गुणा उसके अंश के साथ, यानी 1 गुणे में 3। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम 3 बटे में 30। तो 3 और 2 दोस्तों हो गया 5, 5 बटे में 30, 5 एक कम 5 और 5 छिंग 30, कट गए आपस में। यानी क्या बचा, 1 बटे में v बराबर 1 बटे में 6। अब क्रॉस में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो v गुणे 1 यानी v हो गया, और 6 कम 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू प्लस में है या माइनस में दोस्तों, प्लस में है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ। माइनस में होता तो कहाँ बनता, आगे की तरफ बनता। यहां पर लिख देते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये पहली चीज हमने बता दी, स्थिति। अब क्या बचा, प्रकृति। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, प्रकृति मतलब कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के कहां बन रहा है दोस्तों, पीछे। अगर दर्पण में पीछे बनता है प्रतिबिंब तो हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी और सीधा। तो यहां पर लिख देते हैं बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। क्लियर, दर्पण में पीछे की तरफ बने तो आभासी और सीधा लिखा जाता है। याद आया शॉर्टकट। तो इस तरह के देखिए सवाल आते हैं। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था, बस यही इंपॉर्टेंट था कि किसे प्लस में लेना है किसे माइनस में। उसके बाद तो दर्पण का ये सूत्र आपको पता ही है, उसे लगा के कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। ठीक है, तो ये एक सवाल हमने यहाँ पर सीख लिया। एक और सवाल को देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय ये आपको अच्छे से करना है। सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। तो सबसे पहले लंबाई का कोई बिंब यानी कि हाइट दी गई है बिंब की, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। क्लियर, तो जो जो दिया है सबसे पहले उसकी कीमत को हम लोग लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज और, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के अनुसार किस चीज की वैल्यू को प्लस में और किसको माइनस में लेना है, आपको ब्रैकेट याद होना चाहिए, जिसके लिए आपको मैंने सिखाया भी है, शॉर्टकट भी सिखाया है। प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में जो ऊंचाई है प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई, जिसे हम लोग एच लिखते हैं, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और वो किस में ली जाती है, हमेशा प्लस में ली जाती है। तो ये h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। कोई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, जो कि कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, वो भी किस में ली जाती है, प्लस में। किसमें, उत्तल दर्पण के लिए। क्लियर, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर दूरी पर रखा गया है। तो दोस्तों ये दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी यानी वस्तु दूरी यानी u, और वो किसमें लेते हैं, माइनस में। अभी हमने सवाल में भी देखा था, इसके पहले वाले में वस्तु दूरी किसमें ली जाती है, माइनस में। तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। 3 चीजें दी थी, तीनों हमने लिख ली। अब क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति याद करो, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रकृति कैसा बनेगा, साइज बनने वाले प्रतिबिंब की हाइट क्या है, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा या अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्लियर, तो यही हमें समझाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो दर्पण का फॉर्मूला है, दर्पण का सूत्र, ठीक है, उसे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ या ना, जरा हम यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास v, वो तो हमें निकालना ही है प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। f हमारे पास नहीं है इस बार, तो f कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने दर्पण के अंदर दर्पण से जुड़ी कुछ परिभाषाओं वाला टॉपिक जब सिखाया था थियरी में, उसके अंदर संबंध सिखाया था टोटल। उसके अंदर एक संबंध था कि r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। याद आया दोस्तों, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें f की कीमत मिल जाएगी कि नहीं, फोकस दूरी की। इसलिए r की कीमत कितनी है, 30। 2 गुणे में f, 2 गुणे में है, सामने किसमें जाएगा दोस्तों, बटे में, इज इक्वल टू क्या आ गया, f। तो f बराबर कितना आ गया, 2 से इसे कट करेंगे कितनी बार में, 15 दूनी 30, यानी f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समझ में आया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये संबंध इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही कर लेना है। तो f बराबर कितना आ गया, 15। अब हमारे पास f की भी कीमत है, u की भी कीमत है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, v। तो चलिए दोस्तों
1/b। अब ये u की कीमत किसमें, माइनस में है, पहले मैं यहाँ पे चलो ऐसे ही रख देता हूँ माइनस का 20, क्लियर, इज इक्वल टू 1/में f की कीमत है 15। अब दोस्तों प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/20 बराबर 1/15, माइनस का 1/20 सामने जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, क्लियर, 1/v। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या लेना है, लसा, ऐसी संख्या जो दोनों को पाड़े में आती हो, तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60, क्योंकि 15 चौक 60 और 20 तिया 60, तो लसा हो गया 60। 15 के बारे में 60 कितनी बार आता है दोस्तों, 4 बार, तो 4 का गुणा उसके अंश के साथ, यानी कि 1 गुणे में 4, प्लस 20 के बारे में 3 बार, तो 3 का गुणा उसके अंश के साथ, यानी 1 गुणे में 3, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं 1 दोस्तों, तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी कि 4 + 3 बट्टे में 60, यानी कि 7/60। जब हम लोग क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ये पलट जाएगा, यानी कि 60/7, 7 से इसे अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 8.57। तो 8.57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना आ गया, 8.6 सेंटीमीटर, यानी बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर, दर्पण के पीछे की तरफ 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर, ये फिक्स हो गया। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वो साइज पर डिपेंड करेगा। तो साइज निकालते हैं सबसे पहले, तो उसे देखते हैं किस सूत्र से निकाल सकते हैं। साइज के लिए हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, m ज्ञात करेंगे, उसमें से हाइट निकालेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, ओके। सो दोस्तों यहां पर आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है m इज इक्वल टू फॉर्मूला, h'/h। साथ ही साथ में दर्पण की बात करें तो फॉर्मूला आवर्धन का होता है -v/u, ओके। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, h', तो h' बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v, ये सामने जाएगा तो इंटू में h बटे में u। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कीमत रखनी है, ठीक है। तो सवाल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास v की कीमत क्या थी, तो इसे आप लोग को मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखिए v की कीमत अभी हमने निकाली है, कितनी है, 8.6 सेंटीमीटर, h की कीमत है 5 और u की कीमत है -20। तो बस इसे रख देते हैं यहां पर हम लोग, क्लियर है। तो देखिए v की कीमत कितनी आई है, -8.6, h की कीमत है 5 और u की कीमत कितनी है दोस्तों, अभी हमने सवाल में निकाली हुई है, u की कीमत है -20। तो यहाँ पर रख देते हैं -20। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस तो क्या हो गया दोस्तों, कैंसल हो गया। यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 छंग 30, हासिल आ गई 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, तो 43 पॉइंट कितना हो गया, 0 बट्टे में क्या है 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 से इसको भाग देंगे, तो भाग देने पर h' बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 दूनी तो कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया, तो 3 बचा, तो पॉइंट लेके यहाँ पर 0 लेंगे तो 20 से कम 20 हो गया, फिर है तो 20 पंचे 100, तो कितना आ गया, h' इज इक्वल टू 2.15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्या आ गई है, हाइट आ गई है। तो दोस्तों अगर सवाल में देखें तो वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं u की कीमत कितनी है, सॉरी h, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 5 है, और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 2.15। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, छोटा होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, यहां पर हमने v निकाला हुआ था, कितनी दूरी पर, 8.6 सेंटीमीटर दूर, क्लियर। तो दोस्तों बस यही लिख देना है, सवाल हमारा यहां पर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। और दर्पण के पीछे की तरफ कोई भी चित्र बनता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए, आभासी एवं सीधा। तो इसे भी ऐड कर दो। ये कहां से आया, ये शॉर्टकट ट्रिक से आया, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ था कि कभी भी चित्र बनता है दर्पण के पीछे की तरफ तो आभासी और सीधा तो लिख ही देना है, ठीक है। छोटा है, क्यों छोटा कहा हमने, क्योंकि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 2.15 सेंटीमीटर है और हमारे वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, तो छोटा हो गया, क्लियर। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और कितनी दूरी पर, 8.6, ये हमने सवाल में अभी ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर का लास्ट हमारा ये था, ठीक है। सवाल भी हमने देख लिए, थियोरेटिकल पोर्शन और सम वाइज, दोनों तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।